हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। एक चैप्टर हमको पढ़ना है और उसका नाम भी वास्तविक संख्या। तो उसी वास्तविक संख्या के बारे में आइए जानते हैं। तो जैसे अगर हम लिखें वास्तविक संख्याएं, तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था, पहले चैप्टर का नाम ही क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या को अगर मैं लिखूं तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बोलते हैं रियल नंबर। जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्या रियल रूप से अगर देखा जाए, जो हमारा वास्तविक या रियल नंबर होता है वो रियल नंबर एक समृद्ध संख्या से बोले उसका एक पार्ट होता है। जैसे समृद्ध संख्या जो होता है वो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण होता है। तो उसमें जो पहली संख्या होती है जो आई के अलावा लिखी जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो हमारे चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को कितने पार्टों में बांटा गया? तो हमारे चैप्टर में वास्तविक संख्या को दो पार्टों में बांटा गया। पहले पार्ट को बोला जाता है परिमेय संख्या। क्या बोला जाता है बच्चों? परिमेय संख्या। और वास्तविक संख्या के दूसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या। तो पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अगर मैं बोलूं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो परिमेय संख्या को सिंपली हम लोग क्या बोल देते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोल देते हैं? रेशनल नंबर। अगर अपरिमेय संख्या की बात करूं तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? इर्रेशनल नंबर। तो हमने अभी तक सीखा कि जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को भी कितने पार्टों में बांटा गया? वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं। एक का नाम है परिमेय संख्या, दूसरे का नाम है अपरिमेय संख्या। अब सीखते हैं कि हमारा अपरिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो जैसे पहले पार्ट में लिखा हुआ है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बारे में अगर लिखें तो परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या का मतलब है ऐसी संख्या। क्या होगा? ऐसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। तो सिंपली हमारा डिफिनीशन है परिमेय संख्या का, ऐसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, तो उन्हीं को बच्चों क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इसी का जस्ट अपोजिट होता है अपरिमेय संख्या। तो अगर उसकी डिफिनीशन हम लोग लिखें तो उसकी डिफिनीशन क्या होती है? सिंपल हो जाएगी, ऐसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में प्रदर्शित ना किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो सिंपल हम लोगों ने पहले देखा कि परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा अपरिमेय संख्या है ऐसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में प्रदर्शित ना किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, अगर इसका हम लोग उदाहरण देखें, तो जैसे हमारे परिमेय संख्या का अगर उदाहरण देखो तो ध्यान से देखो परिमेय संख्या का उदाहरण। जैसे एक लिख दिया, ए 1/2,
दूसरा लिख दिया 3/2, 2/3 लिख दो। तीसरा हमने लिख दिया 4/5। इस तरीके के बहुत सारे नंबर हैं जो क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या। इसी तरीके अगर अपरिमेय संख्या का हम लोग उदाहरण देखें तो अपरिमेय संख्या का उदाहरण जैसे वर्गमूल 3 हो गया, वर्गमूल 2 हो गया। इसी तरीके एक और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई। अगर नहीं पता तो इसको मैं लिख देता हूं, क्या बोलते हैं इसको, पाई। तो पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। उसी के साथ और एग्जांपल अगर देखें तो जैसे अगर मैं लिख दूं 2.1345678, इस तरीके आगे क्या लग जाए, डैश डैश आ जाए, ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब अपरिमेय संख्या क्यों कहलाएगा, जैसे हम लोग सिंपल अगर कोई नंबर सीखे ध्यान से, जैसे अगर मैंने लिख दिया इधर 2.3 लिख दिया। अब मुझे अगर इसको p/q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके तो देखो कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है दशमलव हटाऊंगा तो डिवाइड में क्या आएगा, 10 मतलब 10 आएगा। तो ध्यान से देखो 2.3 को मैं 23.10 बड़े आसान तरीके से लिख सकता हूं। अगर 23/10 को देखूं तो ध्यान से देखो वो p/q के रूप में लिखा है या नहीं, इसका मतलब वो क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर यहां बच्चों देखो तो दशमलव के बाद मैं कहूं कितने नंबर है तो तुम थोड़ा सा असहज महसूस करोगे काउंट करने में। यहां तक तो गिनोगे बेटा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, लेकिन इसके बाद ये डैश डैश लगा हुआ है, आगे ये कितने नंबरों तक है ये हमको बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। जैसे यहां दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक था तो नीचे एक के साथ कितने जीरो लग गया, 1 0, तो वो 10 हो गया। अगर दशमलव के बाद सिर्फ 2 नंबर होगा तो मैं 1 के साथ 2 जीरो लगा दूंगा, इसका मतलब नीचे 100 आ जाएगा। अगर दशमलव के बाद 3 नंबर है तो मैं नीचे 1 के साथ 3 जीरो लगा दूंगा, मतलब बटे में 1000 आ जाएगा। लेकिन अगर इस नंबर की बात करें तो दशमलव के बाद देखो नंबर तो इस तरीके लिखा हुआ है, तो ये नंबर गिनता चले जाऊंगा, लेकिन आगे डैश डैश का मतलब है वो नंबर आगे कहां तक गया है ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। इसका मतलब दशमलव के बाद कितने नंबर आए थे ये बिल्कुल भी इस नंबर में निश्चित नहीं है। इसलिए मैं बटे में 1 के साथ कितने जीरो लगाऊंगा ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। हम पता नहीं लगा सकते कि दशमलव के बाद कितने अंक है और नीचे बटे में कितने जीरो आएगा। इसलिए इस नंबर को मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए सिंपली तरीके से इसको क्या बोला जाएगा, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब इसको ना बढ़ा के परिमेय संख्या को फिर 2 पार्टों में बांटा गया। तो अभी और आगे बढ़ते हैं और परिमेय संख्या के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सीखते हैं। तो जैसे देखो बच्चों आगे परिमेय संख्या के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु सीखते हैं, जैसा कि तो हम लोग आप परिमेय संख्या अगर यहां लिखें, परिमेय संख्या, तो ध्यान से देखो परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या तो सिंपल डिफिनीशन है जो p/q के रूप में जो p/q के रूप में लिखा जा सके। क्या बोला, जो p/q के रूप में लिखा जा सके। अब सर मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा परिमेय संख्या का। जैसे अब मैंने बोला कि परिमेय संख्या किस रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में। तो अगर p/q के रूप की बात करें तो ध्यान से देखो जो p/q है तो मैं लिख सकता हूं जो मेरा यहाँ p/q है
वो p किसका रूप है? वो अंश का रूप है, मतलब अंश में लिखा हुआ है। इसी तरीके अगर q की बात करूं तो ये किसके स्थान पर लिखा हुआ है? हर का स्थान है, तो यहाँ p अंश के स्थान पर लिखा हुआ है, q हर के स्थान पर लिखा हुआ है। अब अगर इनकी और आगे बात करें हम, तो भैया जी जो p लिखा हुआ है, ऊपर p लिखा हुआ है, तो p के कौन कौन से मान हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो p का कौन कौन सा मान हो सकता है, तो p/q के रूप में जो लिखा जाएगा नंबर, उसमें p किसके स्थान पर है? अंश के स्थान पर लिखा है। तो जो अंश के स्थान पर लिखा जाने वाला p है, उसका क्या क्या मान हो सकता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो भैया जी यहाँ p लिखा हुआ है, तो p का मान हमारा धनात्मक भी हो सकता है। धनात्मक का मतलब मैं अगर बोलूं तो क्या लिख सकता हूं? पॉजिटिव। इसी तरीके जो हमारा p का मान है वो क्या हो सकता है? p का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक का मतलब निगेटिव। इसी तरीके हमारा p का मान भैया जी 0 के इक्वल हो सकता है, इसको जरूर याद रखना। p का मान क्या हो सकता है? p का मान 0 भी हो सकता है। इसका मतलब इससे मैं एक पॉइंट कंक्लूड कर सकता हूं, इससे एक निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि p का मान अगर 0 हो सकता है तो मैं ये कह सकता हूं कि 0 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है सर। क्या है सर? 0 भी एक परिमेय संख्या है। उसी तरीके से p के बारे में हमने पढ़ा कि p का मान धनात्मक हो सकता है, q का मान भी ऋणात्मक p का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, और p का मान 0 के बराबर भी हो सकता है। इसी तरीके अगर q के बारे में बात करें तो जो हमारा q है, q का मान भी क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है। क्या हो सकता भैया जी? धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या? पॉजिटिव। q का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। क्या हो सकता भैया जी? ऋणात्मक भी हो सकता है, इसका मतलब नेगेटिव। और q का मान, ध्यान से सुनना बच्चों, p का मान हमने यहां बोला कि p का मान धनात्मक मतलब प्लस का मान भी हो सकता है, p का मान ऋणात्मक मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, p का मान 0 के इक्वल भी हो सकता है। उसी तरीके q का भी मान धनात्मक हो सकता है, q का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, किसी भी परिमेय संख्या का जो एक रूप होता है p/q के रूप में, उसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब q का मान, मैं कह सकता हूं कि q का मान भैया जी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इस पॉइंट का कहने का कोई ना कोई मतलब होगा, कुछ ना कुछ उसके आगे, कुछ ना कुछ उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि q का मान 0 क्यों नहीं हो सकता। जैसे मैंने बोला कि p का मान तो 0 हो सकता है, q का मान 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम सोच सकते हैं, आपके भी मन में सवाल आया होगा कि अगर p का मान 0 हो सकता है तो q का मान 0 क्यों नहीं हो सकता। तो उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक कारण है। वो कारण क्या है, आइए जानते हैं। ध्यान से देखो, जैसे अगर मैं कोई नंबर ले लिया, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे, मैं अगर कोई एक p/q के रूप में एक नंबर लिया, तो p/q के रूप में जैसे मैंने p का वैल्यू 2 लिया और q का वैल्यू मैंने क्या ले लिया? 0। तो सर हम ये जानते हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसमें आपने 0 से भाग किया, ध्यान से सुनना सर, अगर दुनिया का कोई भी नंबर लिखा हो अंश के स्थान पर, और अगर हर में अगर 0 लिखा हो, इसका मतलब उस नंबर में, किसी भी नंबर में अगर आपने 0 से भाग किया तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा भैया जी? इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट का मतलब उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको हम बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। अनंत का मतलब होता है इनफाइनाइट, और इसको अगर सही ढंग से बोलें तो अनंत को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। क्या बोलते हैं सर? हम इसको आप क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। इसका मतलब है कि जैसे ही अगर Q का वैल्यू 0 हुआ तो मेरा जो भी नंबर होगा उसका एग्जिस्टेंस ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब वो तो परिमेय क्या अपरिमेय परिमेय नंबर ही नहीं बचेगा, उस नंबर का क्या खत्म हो जाएगा? उस नंबर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मतलब वो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। और हमेशा मैथ में हम अपरिभाषित या अनंत से क्या किया जाता है? हमेशा हमको बचना पड़ता है या बचा जाता है अनंत से। इसका मतलब उस नंबर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो फिर ना तो वो परिमेय ना तो अपरिमेय, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कभी भी Q का मान 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर कोई भी नंबर P बाई Q के रूप में हो सकता है तो कभी भी जो डिवाइड में Q आएगा Q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। इतना सीख लिए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया। तो परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया? परिमेय संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया। परिमेय संख्या को भी कितने पार्टों में बांटा गया? 2 पार्टों में। एक को बोला जाता है पूर्णांक। क्या बोला जाता है सर? पूर्णांक। और एक को बोला जाता है भिन्न संख्याएं। क्या बोला जाता है बच्चों? भिन्न संख्याएं। तो एक को बोला जाता है पूर्णांक और दूसरे को बोला जाता है भिन्न संख्याएं। पूर्णांक को हम भैया जी क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। और भिन्न संख्याओं को क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोल देते हैं फ्रैक्शन नंबर। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन नंबर। अब जैसे इंटीजर का मतलब हुआ, अगर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखें तो इंटीजर के तौर पर जैसे एक पूर्ण नंबर होगा, जैसे माइनस का 3 लिख दिया गया, माइनस का 5 लिख दिया गया, माइनस का 4 लिख दिया गया, 0 लिख दिया गया, 6 लिख दिया गया। इस तरीके की सभी नंबर क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगे। अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूं किसका? भिन्न संख्याओं का, तो भिन्न संख्याओं का एग्जाम्पल जैसे 1 बाई क्या हो गया? 2 हो गया, 3 बाई 2 हो गया, 1 बाई 3 हो गया, 5 बाई 6 हो गया। इस तरीके की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? भिन्न संख्याएं कहलाएंगी। और पूर्णांक क्या होगा? माइनस होगा, माइनस का 5 होगा, 4 होगा, प्लस का 4 होगा, प्लस का 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, माइनस का 8 होगा। इस प्रकार की सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। अब जो हमारी पूर्णांक है उसको भी कितने भागों में बांटा गया? उसको भी 3 भागों में बांटा गया। तो अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक को भी कितने भागों में बांटा गया? पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया। पहले को हम लोग बोलते हैं धन पूर्णांक, दूसरे को हम लोग बोलते हैं ऋण पूर्णांक, और तीसरा स्पेशलाइजेशन क्या होता है? तीसरा 0 होता है। तो जैसे अब मैं लिखूं कि पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब इंटीजर, तो इंटीजर को भी कितने भागों में बांटा गया? इंटीजर को भी हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। तो एक क्या होगा? एक को बोला जाता है धन पूर्णांक। क्या बोला जाता है बच्चों? धन पूर्णांक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर। इंग्लिश भी जानना जरूरी है क्योंकि हम आगे जब बड़ी क्लासों में जाते हैं, हम ग्रेजुएशन करते हैं, मान लिया आप लोग आगे जाके बीएससी करेंगे, कोई जाके जेई मेंस एडवांस करेगा, जाके बीटेक करेगा, कोई टेक्निकल
टेक्निकल लाइन में जाएगा, कोई साइंस बैकग्राउंड में जाएगा, तो हमको छोटी छोटी जो इंग्लिश होती है, इस तरीके के जो छोटे छोटे शब्द होते हैं, उनका इंग्लिश भी जानना बेहद जरूरी है। अब देखो धन पूर्णांक हो गया, दूसरे को हम लोग बोलते हैं, तो एक को बोला जाता है शून्य बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? शून्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो। और एक होता है ऋण पूर्णांक। क्या होता है भैया जी? ऋण पूर्णांक होता है। तो ऋण पूर्णांक, तो एक धन पूर्णांक, दूसरा शून्य, तीसरा क्या होता है भैया जी? ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। क्या होता है? निगेटिव इंटीजर। तो पहला धन पूर्णांक, दूसरा शून्य, और तीसरा क्या होता है? ऋण पूर्णांक। अब देखो, अगर मैं धन पूर्णांक की बात करूं तो तीनों को हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक अगर एग्जांपल देखें तो जैसे 1 हो गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 5 हो गया, प्लस का 4 हो गया। इस तरीके बहुत सारी धन पूर्णांक हो सकते हैं। और शून्य अपने आप में केवल एक नंबर होगा, जिसको हम इस तरीके रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं। अगला वाला है ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक अगर एग्जांपल देखें तो जैसे माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 5, माइनस का 1, इस तरीके की संख्याएं सभी क्या कहलाती हैं? ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो भी इसका टॉपिक आगे पढ़ा जाएगा, जो भी नंबर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं।